कल के लेक्चर में हमने बात किया था डिफरेंट टाइप ऑफ साइजेस की, मींस एटॉमिक रेडियस, डिफरेंट टाइप ऑफ आयनिक रेडियस, वंडर वाल रेडियस एंड कोवलेंट रेडियस। ये मैंने कल बात कर लिए थे और उनके वेरिएशन भी मैंने डिस्कस कर लिए थे, ठीक है नहीं। तो आज हम बेसिकली बात करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ये तीन बातें आज हम समझेंगे, ठीक है नहीं। तो आप लोग एक हेडिंग लिख दो यहाँ पर, आयोनाइजेशन एनर्जी। हेडिंग आप लिख दो आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी को हम बेसिकली ब्रैकेट में आई लिखते हैं यहाँ पर, आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से देखो, दो टर्म है यहाँ पर, ठीक है ना। एक आयोनाइजेशन एनर्जी, या हम एक और टर्म लिख दें यहाँ पर एंथैल्पी, ENT, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये टर्म बहुत ध्यान से आप समझना यहाँ पर। अभी तो मैंने क्या लिख दिया, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये आपको बुक में भी इसी टाइप से दिखेगा, बट इनमें थोड़ा डिफरेंसेस हैं यहाँ पर। क्लियर, थोड़ा डिफरेंस है, हम इस पर बात करेंगे अभी यहाँ पर। तो आज हम बेसिकली बात करना चाह रहे हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी की, ठीक है नहीं। तो ध्यान से देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी, देखो ये कॉमन टर्म है, पूरे केमिस्ट्री में यूज में आएंगे यहाँ पर। आयोनाइजेशन एनर्जी इसका इतना है, उसका आयोनाइजेशन एनर्जी उतना है, मीन्स कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो केमिस्ट्री में यूज में आती है, ठीक है ना। तो आज हम बेसिकली बात करने जा रहे हैं यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम आयोनाइजेशन एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करें। आयोनाइज मतलब टूटना, आयोनाइज मतलब ब्रेक डाउन। आयोनाइजेशन का मीन्स डिकम्पोजिशन, आयोनाइजेशन मीन्स डिग्रेडेशन। क्लियर, आयोनाइजेशन मीन्स डिसोसिएशन ऑफ पर्टिकुलर कंपाउंड, या हम कहें आयोनाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, आयोनाइजेशन ऑफ आयंस। तो मीन्स जहां पर भी डिकम्पोजिशन हो रहा होगा उसको अपन आयोनाइजेशन कह देते हैं कॉमनली यहाँ पर, ठीक है ना। अब हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी, तो हम कैसे डिफाइन करते हैं। दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड, रिक्वायर्ड to eliminate one electron from its isolated gaseous atom, from its isolated gaseous atom। जैसे देखो ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, यदि हम मार्केट में जाएं यहाँ पर तो मुझे सोडियम सॉलिड मिलेगा। सॉलिड सोडियम मतलब इस टाइप से सोडियम मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब आपने अमाउंट ले लिया, मान के चलो 1 ग्राम या 0.5 ग्राम, कितना भी आप लोगे तो वो इस टाइप से सॉलिड मिलेगा आपको। तो सोडियम आपको मार्केट में तो सॉलिड मिलेगा, तो ऐसा तो नहीं सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन दिखते तो है नहीं यहाँ पर, एटम भी नहीं दिखते यहाँ पर, ठीक है ना। ये तो हमें क्या करना पड़ता है, ये अभी आइसोलेटेड नहीं यहाँ पर और ना ही ये गैसियस है यहाँ पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सोडियम सॉलिड को पहले बहुत ज्यादा हीट करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा यदि हम हीट करेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ये सोडियम यहाँ पर, ये सोडियम गैस के फॉर्म में आपको यहाँ पर मिलने लगेगा। यहाँ पर बहुत से सोडियम के एटम गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। मींस आपने क्या किया, सोडियम सॉलिड को यदि मान के चलो ये 23 ग्राम सोडियम होता, मतलब 1 मोल यदि होता, तो यहां पर कितने एटम्स मिल जाएंगे, यहां पर 6.023 इंटू 10⁻23 एटम्स मिल जाएंगे यहां पर, ठीक है ना। तो यहां पर ढेर सारे सोडियम एटम जो है और वो गैसियस फॉर्म में आ गए। किस में आ गए, गैसियस फॉर्म में। यहां पर ढेर सारे सोडियम एटम गैसियस फॉर्म में आ गए, क्योंकि आपने सॉलिड सोडियम को आपने डायरेक्टली हीट कर दिया था। यहां पर डायरेक्टली आपने हीट कर दिया था। यदि कोई भी सब्सटेंस डायरेक्टली सॉलिड से गैस में जाए तो हम इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड एज सब्लिमेशन एनर्जी।
इसको हम क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन एनर्जी। कोई पूछे तो क्या बताओगे? दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एनी सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग लिक्विड स्टेट। क्लियर? तो इसको सब्लिमेशन भी हम यहाँ पे बोल देते हैं। अभी आपने क्या किया, सोडियम सॉलिड को सोडियम गैस में बना लिया, तो ढेर सारे एटम्स यहाँ पे सोडियम गैस के हो गए यहाँ पर, ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर सोडियम सॉलिड था, यहाँ पर अब गैस हमने ले लिया। अब सोडियम गैस में से अब एक एटम से, अभी एक एटम की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखो ये आइसोलेटेड भी है, अलग अलग हो गए तो आइसोलेटेड, आइसोलेट मतलब अलग अलग। क्लियर? गैसियस तो आइसोलेटेड गैसियस एटम है, ये आइसोलेटेड गैसियस एटम है। तो मैंने क्या किया, इसमें से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया यहाँ पर, ए पॉजिटिव, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देखो। क्लियर? अब सोडियम, ए आइसोलेटेड गैसियस एटम ऑफ सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन को मैंने निकलवा दिया, एक इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट कर दिया। क्लियर? इसमें जो एनर्जी लगेगा, जो एनर्जी लगाना पड़ेगा, जो एनर्जी देना पड़ेगा, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर? ध्यान से समझो। आयोनाइजेशन एनर्जी कैन बी डिफाइंड एज दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी, this is amount of energy required to eliminate one electron or more electron from its isolated gaseous atom। एक इलेक्ट्रॉन निकलवाया तो यहाँ पे एक एनर्जी लगा, जिसको मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी फर्स्ट कह दिया, और एक इलेक्ट्रॉन निकलवाएं तो मैंने आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड नाम दे देंगे, और मैंने इलेक्ट्रॉन निकलवाया तो आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड बोल देंगे, और इलेक्ट्रॉन निकलवाया तो आयोनाइजेशन एनर्जी फोर्थ बोल देंगे। यहाँ पर एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकलवाया तो कितना एनर्जी लगाना पड़ा, IE1 फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। उसी में से मैंने फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन निकाला तो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी, उसी में से मैंने थर्ड इलेक्ट्रॉन निकाला तो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, उसी में से मैंने फोर्थ इलेक्ट्रॉन निकाला तो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी। क्लियर बात है यहाँ पर? तो यहाँ पर बेसिकली मैंने कहा सोडियम गैस था, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकलते चले जाएगा यहाँ पर, और हम यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी लिख देते हैं। तो कोई पूछे व्हाट इज आयोनाइजेशन एनर्जी, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, अंडरलाइन करो यहाँ पर, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम, फ्रॉम इट्स आइसोलेटेड गैसियस एटम। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ये सिंपल मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पे लिखा है, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। और मैंने यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी, अब एनर्जी लगानी पड़ेगी यहाँ पर, तो ये प्रोसेस कैसा कहलाएगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस। यदि किसी सिस्टम में एनर्जी लगाना पड़े तो उसको एंडोथर्मिक बोल देते हैं, यदि किसी सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो जाए तो उसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। क्लियर? यदि सिस्टम से एनर्जी रिलीज हो रहा है, ज्यादा यहां से एनर्जी, तो एक्सोथर्मिक, यदि एनर्जी लेना पड़ रहा है तो प्रोसेस एंडोथर्मिक, ठीक है ना। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कैसा प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, इसमें एनर्जी लगानी पड़ती है। कोई दिक्कत तो नहीं, बात समझ जाओगे। अब ध्यान से देखो, यहां पर मैंने यहां पर क्या लिख दिया, मैंने यहां पर देखा आयोनाइजेशन एनर्जी की हम बात कर रहे थे। मान के चलो मेटल एम है, यहाँ पर कोई मेटल एम है, और मेटल तो आपको सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, सभी मेटल का स्टेट सॉलिड होता है, एक दो मेटल को छोड़ के। मेटल का कॉमन स्टेट सॉलिड स्टेट, तो आपने किस में कन्वर्ट कर लिया, गैस में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। तो मैंने लिख दिया मेटल गैस। अब इसमें से मैंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया यहाँ पर, तो M पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एनर्जी मैंने लिख दिया IE1, समझना ध्यान से, यहाँ पर IE1। फिर मैंने क्या किया, M पॉजिटिव से मैंने एक इलेक्ट्रॉन और निकलवाया, तो बेसिकली M पर दो पॉजिटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन फिर यहां से निकल गया, एनर्जी का नाम हो गया IE2, ठीक है ना। फिर मैंने क्या किया, M डबल पॉजिटिव से एक इलेक्ट्रॉन और निकलवाया, तो क्या हो गया, ये M3 पॉजिटिव प्लस एक इलेक्ट्रॉन
और ये मैंने इसको लिख दिया IE3 मैंने लिख दिया। तो देखो ये डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जीज हमने लिखे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। यहां पर ध्यान से देखो, जैसे मैंने कहा मान के चलो यहां पर एक मैंने एक एटम ऐसा बना दिया, ये उसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस पर चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन मान के चलो मैंने ये बना दिया। समझना ध्यान से, यहां पर एटम का मालिक कौन, न्यूक्लियस। एटम का बेसिकली सेंटर कौन है, सेंटर कौन है यहां पर, तो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। न्यूक्लियस अपने किसी भी इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा, क्लियर। बट आप यहां पे क्या सोच रहे हो यहां पर कि मुझे तो इलेक्ट्रॉन निकलवाना है। अब आपको इलेक्ट्रॉन निकलवाना है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन देना नहीं चाहता, तो क्या होगा, आपको यहां पर न्यूक्लियस से फाइट करना पड़ेगा, क्लियर। तो इनके बीच का जो अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए, उसको तोड़ने के लिए आपको बाहर से एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी, तभी ये अट्रैक्शन जो है वो ब्रेक होगा यहां पर। इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी यहां पर जो है वो लगानी पड़ती है। मींस आयोनाइजेशन एनर्जी में क्या है, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, क्लियर, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड टू एलिमिनेट one or more electron from its isolated gaseous atom। गैसियस फॉर्म में ही हम एक कर पाते हैं और अलग अलग एटम में हम एक करके देखते हैं। यहाँ पर कंबाइंड एटम में हम नहीं देखते। यहाँ पर सिंगल एटम मैंने लिया, जो सिंगल एटम लिया, ये मान के चलो मेटल है, ये मैंने एक एटम है यहाँ पर, एक एटम है यहाँ पर, मींस एक आइसोलेटेड गैसियस मेटल एटम हो गया ये आइसोलेटेड गैसियस सिंगल मेटल एटम है यहाँ पर, ठीक है ना। तो एक इलेक्ट्रॉन निकलवा दिया तो एनर्जी IE1, फिर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकलवाया तो एनर्जी IE2, फिर मैंने एक और इलेक्ट्रॉन निकलवाया तो एनर्जी IE3। अब ध्यान से देखना यहाँ पर, अभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, अब आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो न्यूक्लियस को अच्छा नहीं लगा यहाँ पर, वो क्लियर, न्यूक्लियस नहीं चाहता था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन इसके जाए यहाँ पर। अब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने जाओगे तो न्यूक्लियस बहुत अपोज करेगा ना, न्यूक्लियस कहेगा अब आप यहां से इलेक्ट्रॉन लेके नहीं जा सकते, बट फिर भी आपने एनर्जी ज्यादा लगा दी तो सेकंड इलेक्ट्रॉन भी निकाल लिया, न्यूक्लियस को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब आपने कहा आप उसी में से थर्ड इलेक्ट्रॉन और निकालने गए तो न्यूक्लियस ने कहा अब तो आप बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन यहां पर लेके ही नहीं जा सकते, क्लियर। न्यूक्लियस बहुत ज्यादा अपोज करने लगा, लेकिन आपने कहा नहीं मुझे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आपने बहुत ज्यादा एनर्जी लगा दिया, क्लियर। तो यदि हम कहना चाहें फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगा IE1 और ये थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी लगा IE3, तो कोई पूछे इनमें ज्यादा कौन होगा। जनरली यदि हम लिखना चाहें तो हम लिख देते हैं यहां पर IE3 is greater than IE2 is greater than IE1। ध्यान से समझ में आया यहां पर, ये पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में और उसके बाद के इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एनर्जी और ज्यादा लगानी पड़ेगी यहां पर, ठीक है ना। ये तो कोई पूछे सिंपली आयोनाइजेशन एनर्जी मींस दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट one or more electron from isolated gaseous atom, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी यहाँ पे डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ पर एक ही एटम से हम पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, तो डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जी हो गई। अब इनमें देखना हो ज्यादा कौन है, तो मैंने कहा IE3 सबसे ज्यादा, फिर IE2, फिर IE1, इस टाइप से हम इनका ऑर्डर बता देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये बात आप समझ जाओगे यहाँ पर, क्लियर है। अब एक बात हम जो बताना चाह रहे थे इनके बीच में डिफरेंस, वो आप देखो ध्यान से, बुक में भी आप देखोगे तो एक साथ में ही पढ़ लिया जाता है और बच्चे भी बेसिकली इसको नहीं समझ पाते, आप इसको बहुत ध्यान से समझना आते हैं। यहाँ पर
यहां पर हम देखते हैं ये कॉन्सेप्ट आज बहुत ध्यान से आप समझना भी। यहां पर मैंने क्या लिखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। पहले आप समझो ध्यान से, एंथैल्पी टर्म जो है, एंथैल्पी टर्म अपने केमिस्ट्री के लिए बहुत बड़ा टर्म है। अपने केमिस्ट्री के लिए एंथैल्पी टर्म बहुत बड़ा है। क्लियर? कैसे? ध्यान से देखो, केमिस्ट्री में जो भी हीट का डिस्कशन होगा, मींस हीट का डिस्कशन जो होगा अपने केमिस्ट्री में, दैट शुड बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ एंथैल्पी। हीट टर्म आपको फिजिक्स में मिलता है, एंथैल्पी टर्म आपको केमिस्ट्री में मिलता है। दोनों के मतलब क्या है? हीट, एनर्जी। क्लियर? मींस एंथैल्पी कोई पूछे तो क्या है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर इज कॉल्ड एज एंथैल्पी। एंथैल्पी टर्म ये स्टैंडर्ड है। एंथैल्पी टर्म आपको केमिस्ट्री में मिलता है, जबकि हीट जो है वो आपको फिजिक्स में मिलता है। ठीक है ना? तो केमिस्ट्री के लिए एंथैल्पी स्टैंडर्ड टर्म है हमेशा। और कोई पूछे एंथैल्पी क्या है, तो हीट एट कांस्टेंट प्रेशर is called as enthalpy. Heat at constant pressure is called as enthalpy, and enthalpy is defined for 1 mole of substance. Enthalpy हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइंड है। किसके लिए? 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं यहां पर। Enthalpy is defined for 1 mole. 1 मोल के लिए डिफाइन करते हैं। हम यूनिट लिखना चाहें यहां पर तो क्या यूनिट होते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी का यूनिट है, या हम कहें हीट का यूनिट है, एंथैल्पी के यूनिट है, या हम कहें जूल के टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं, कैलोरी के टर्म्स में भी डिफाइन करते हैं। ठीक है ना? ये उसके यूनिट है। बट एंथैल्पी हमेशा 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे, 1 मोल के लिए डिफाइन करेंगे। ठीक है ना? अब ध्यान से देखना यहां पर कैलकुलेशन में कैसे चेंजेस आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन आता है बट हम उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाते। देखना ध्यान से, यहां पर एक कंसेप्चुअल बातों के बीच में एक न्यूमेरिकल कैसा बन गया। यहां पर एक न्यूमेरिकल कैसा बना, देखो ध्यान से। यहां पे मैंने क्या लिख दिया, देखो, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ये लिख दो आप एक साइड में, एक साइड में लिख दो आप आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान रहे यहां पर। ठीक है ना? कंसेप्चुअली दोनों एक ही, यहां पर कंसेप्चुअली दोनों के एक ही मतलब है। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द इलेक्ट्रॉन। दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट द इलेक्ट्रॉन्स। कंसेप्चुअली दोनों एक ही है, बट ध्यान से देखो, यदि हम यहां पे बात करना चाहें, इट इज डिफाइंड फॉर 1 मोल। हम आपको मोल का आइडिया दे चुके हैं यहां पर। 1 मोल मतलब, कोई कहे 1 मोल एटम मतलब कितने एटम? 6.023 इंटू 10⁻⁻23 एटम्स। 1 मोल मतलब 6.023 इंटू 10⁻23। ठीक है ना? जबकि यदि हम इसके लिए लिखना चाहें, इट इज डिफाइंड फॉर 1 एटम, मींस इट इज डिफाइंड फॉर सिंगल एटम, मींस इट इज डिफाइंड फॉर 1 एटम। ये 1 एटम के लिए डिफाइंड है। ये कितने एटम के लिए डिफाइंड है? 6.023 इंटू 10⁻⁻23। समझना ध्यान से यहां पर। यदि हम इसको लिखना चाहें तो हम इसे क्या लिखते हैं यहां पर? इसको हम बेसिकली लिखते हैं यहां पर किलो जूल पर मोल, या हम इसको क्या लिख देते हैं यहां पर? जूल पर मोल। इसको कैसे लिखा जाता है? जूल पर मोल या किलो जूल पर मोल। इसको यदि हम लिखना चाहें यहां पर तो कैसे लिखें यहां पर? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम।
कैलकुलेशन डिफरेंट हो जाता है। ध्यान रहे, यहां पर क्वेश्चन पहले पूछा हुआ है, उसी को हम आपको समझाना चाह रहे हैं। यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, जबकि एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन इज डिफाइंड फॉर किलो जूल पर मोल, या हम कहें जूल पर मोल। इस फॉर्म में डिफाइंड है ये, ठीक है ना जी। अब देखो ध्यान से, यहां पर एक हम सिंपल एग्जांपल यहां पर ले रहे हैं, यहां पर उसको फिर हम यहां पर कन्वर्ट करेंगे यहां पर। अब एक और कन्वर्जन कोई पूछे, जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में डिफरेंस हो तो हम क्या बताएं यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, यदि हम लिखना चाहें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। यहां पर ये रिलेशन भी आप ध्यान में रहे, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतने जूल, ठीक है ना। ये कोई दिक्कत तो नहीं आता के, क्लियर है ये बात। अब एक सिंपल एग्जांपल समझो आप, यहां पर एक सिंपल एग्जांपल यहां पर देखो आप। यदि मैंने मान के चलो आपको दिया, आप यहां पर दिया गया एक क्वेश्चन पहले पूछा गया यहां पर, क्लियर, नीट में पहले क्वेश्चन पूछा हुआ है। यदि मान के चलो मैंने कहा आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज मान के चलो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वैल्यू दिया हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी, तो अंडरस्टूड है आयोनाइजेशन एनर्जी किस में रहेगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम में। यहां पर फाइंड आउट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अब हमें तो लगता है बुक्स में तो मैंने क्या देखा था, आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर एंथैल्पी ऑफ आयोन, एक ही बात तो है ना। ये बुक्स में ऐसा लिखा रहता है यहां पर, ठीक है ना। ये कंसेप्चुअली ये दोनों बातें एक ही है, बट न्यूमेरिकल वाइज डिफरेंट है। यहां पर न्यूमेरिकल वाइज इनको हमें डिफरेंशिएट करना होता है यहां पर, वो क्लियर। एंथैल्पी बहुत स्टैंडर्ड टर्म है, हमेशा एक मोल के लिए डिफाइन किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से यहां पर, अब यदि हम इसको देखना चाहें, मैंने क्वेश्चन सिंपली लिख दिया यहां पर कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ सोडियम इज 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाइंड आउट एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम, वही क्वेश्चन यहां पर वो है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से कैसे सॉल्व करें, सब है ना ध्यान से आप यहां पर। इसको इनमें मैंने क्या देखा यहां पर, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू हाउ मेनी जूल, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना। तो इस डेटा को 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम जूल में कैसे कन्वर्ट करें, क्लियर। पहले हम जूल में कैसे कन्वर्ट करें यहां पर, तो सबसे पहले हम क्या लिख देते हैं, पहला बेसिकली मैंने क्या लिख दिया, कन्वर्ट 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू जूल, कैसे कन्वर्ट करें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू इतने जूल, तो 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल, मल्टीप्लाई कर दें यहां पर। तो मैंने क्या किया, 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल मैंने लिख दिया। अब ये जो डेटा था, इस डेटा को मैंने जूल में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन ये बेसिकली है क्या, अभी पर एटम के फॉर्म में ही है, यहां पर भी पर एटम के फॉर्म में है, यहां पर भी किसके फॉर्म में है, एक एटम के फॉर्म में ही है। मतलब समझो, एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालें तो इतनी एनर्जी लगानी पड़ती है, समझो ध्यान से। यहां पर एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो कितनी एनर्जी लगानी पड़ी, 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। एक एटम से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला तो इतनी एनर्जी लगानी पड़ी। 2 एटम होते मेरे पास, जैसे मेरे पास 2 एटम होते, यदि मेरे पास यहां पर 2 एटम होते, देखो ध्यान से, यहां पर समझना ध्यान से इसको,
यहां पर मैंने एटम लिख दिया, एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये, एक एटम ये। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी लगानी पड़ी इतनी। सेकेंड एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी लगानी पड़ी इतनी। थर्ड एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, ये सब सोडियम के ही एटम है यहाँ पर। इस एटम से भी एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी लगानी पड़ी इतनी। इस एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी लगानी पड़ी इतनी। बात समझ में आता है? ध्यान से देखो, दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए सिंगल एटम। क्लियर? अब यदि हम कहना चाहें वन मोल ऑफ सोडियम, वन मोल ऑफ सोडियम Na मतलब सोडियम contains how many atom? 1 mole of sodium contains 6.023 into 10 raised to power 23 atoms। ठीक है ना? तो ध्यान से देखो, अब अपने पास एटम्स हो गए इतने। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी लगी इतनी। दूसरे एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला तो एनर्जी लगी इतनी यहां पर। क्लियर? 100 एटम यदि हम लिख दें यहां पर तो टोटल एनर्जी कितना लगाना पड़ेगा? 100 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें। मैंने मान के चलो 10,000 एटम ऐसे लिख दिए, सब में से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं यहां पर। ठीक है ना? तो टोटल एनर्जी कितनी लगानी पड़ी? 10,000 इंटू दिस। अब एक मोल में एटम कितने हैं? एक मोल में इतने एटम हैं। प्रत्येक एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकालते जाओ तो टोटल एनर्जी कितनी लगेगी? इसको हमें इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहां पर। अब अपने पास इतने एटम हैं, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो एनर्जी लगता है इतना। तो इतने एटम में से यहां पर, क्लियर, दिस मच ऑफ एटम इज प्रेजेंट इन 1 मोल। तो टोटल एनर्जी यदि हम लिखना चाहें, 1 मोल में यदि हम एनर्जी लिखना चाहें तो क्या लिख दिया जाए? देखो ध्यान से, यहां पर एक मोल के लिए यदि हम एनर्जी लिखना चाहें तो हम यहां पर क्या लिख दें? फॉर 1 मोल, एक एटम के लिए एनर्जी मैंने ये लिखा हुआ था, पर एटम लिखा हुआ है। अब एक मोल के लिए लिखना चाहें तो क्या लिख दें यहां पर? 6.023 इंटू 10 raised to power 23 इंटू 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to power -19। अब ये बेसिकली एनर्जी हो गया किसमें? जूल में। और एक मोल के लिए, पर मोल के लिए यहां पर ये वैल्यू यहां पर मोल आ गया। ठीक है ना? अब कोई कहता ये जो वैल्यू दिया हुआ है ये बेसिकली दिस इज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एलिमिनेट सिंगल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ईच एटम ऑफ 1 मोल। क्लियर? एक मोल में एटम कितने? इतने। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो एनर्जी लगती थी इतनी। इतने एटम में से हम एक एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे तो मतलब इलेक्ट्रॉन कितने निकल गए होंगे? इतने ही इलेक्ट्रॉन निकालने पड़े होंगे क्योंकि एटम भी इतने ही थे। तो मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया यहां पर, तो ये वैल्यू क्या आ गई? पर मोल आ गई यहां पर। अब कोई कहता किलो जूल में कन्वर्ट कर लो यहां पर, किलो जूल पर मोल, या हम क्या जूल पर मोल, तो ये आ गया यहां पर। कोई कहता किलो जूल पर मोल कैसे लिखते हैं यहां पर? तो हम कैसे लिख देते हैं? 6.023 इंटू 10 raised to power 23 मल्टीप्लाइड बाई 1.2 इंटू 1.6 इंटू 10 raised to power -19। अब मैंने क्या लिखा? किलो जूल पर मोल। तो मैंने इसके लिए क्या किया? कैसे कन्वर्ट करते हैं? 1000 से डिवाइड कर दिया यहां पर। जूल को किलो में कैसे कन्वर्ट करें? किलो मींस 1000 यहां पर। ठीक है ना? किलो का मतलब 10 raised to power 3 यहां पर। तो यदि हमें जूल को किलो जूल में कैसे कन्वर्ट करते हैं तो इसको 1000 से डिवाइड कर दो यहां पर। जैसे कोई पूछे केजी, एक केजी को ग्राम में कन्वर्ट करो तो एक केजी में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। अब कोई कहता ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करो
मींस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कैसे करोगे, तो आप 1000 से उसको डिवाइड कर दोगे यहां पर, तो वो क्या बन जाएगा, ग्राम क्या बन जाएगा, किलोग्राम यहां पर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो मैंने इसको किलो जूल बनाने के लिए यहां पर इस टाइप से कर दिया। अब इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे यहां पर, तो जो ये वैल्यू आएगी वो बेसिकली यहां पर क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ सोडियम यहां पर। क्लियर, दोनों में देखो डिफरेंस आएगा यहां पर, आप इसको सॉल्व करके देखोगे यहां पर, ठीक है ना। तो इस टाइप से यहां पर दोनों के बीच में न्यूमेरिकल वाइज डिफरेंस है। इलेक्ट्रॉन यदि हम यहां पे कहना चाहें, आयोनाइजेशन एनर्जी एक एटम के लिए पढ़ा जाता है, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एक मोल के लिए पढ़ा जाता है। एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो एनर्जी लगता है, दिया हुआ था यहां पर, एक एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालें तो एनर्जी 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आयोनाइजेशन एनर्जी हो गया था। क्लियर। अब मैंने इसको कैसे यहां पर पहले इसको जूल में कन्वर्ट कर लिया। जूल में कैसे कन्वर्ट करें, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो मैंने सबसे पहले इस डेटा को किस में कन्वर्ट कर लिया, जूल में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन एक पर एटम ही है यहां पर। अब हम एक मोल के लिए कैसे निकालते, तो एक मोल में एटम होते हैं इतने, ठीक है ना। तो मैंने इसको फिर जो है एक मोल के लिए यहां पर ये जूल पर मोल लिखा। अब इसको हम किलो कैसे बनाते, तो 1000 से इसको डिवाइड कर दिया। अब आप इसको सॉल्व कर लो, यहां पर जो वैल्यू आएगी वो इसके लिए जो है वो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कहलाएगा। आपको दिया था आयोनाइजेशन एनर्जी, पूछा था उसने एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। इस टाइप से आपको यहां पर समझना होगा। क्लियर। तो छोटा सा क्वेश्चन बनता है, लेकिन हमें लगता है कि दोनों एक ही हैं, बट न्यूमेरिकल वाइज दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि जो कैलकुलेशन है, आयोनाइजेशन एनर्जी एक एटम के लिए पढ़ा जाता है, एंथैल्पी टर्म हमेशा एक मोल के लिए पढ़ा जाता है। एंथैल्पी टर्म आ जाए, समझ जाओ एक मोल के लिए डिस्कशन चल रहा होगा यहां पर वो, ठीक है ना। एक एटम से हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे थे तो इतना एनर्जी लगता था। 100 एटम से सभी से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलवाते तो 100 इलेक्ट्रॉन भी निकालने पड़ते मुझे, तो कितनी एनर्जी लगती, 100 का मल्टीप्लाई कर देते। अब मेरे पास इतने एटम हैं, सभी एटम से एक एक इलेक्ट्रॉन निकलवाते जाओ तो टोटल एनर्जी कितना हो जाएगा यहां पर, इसका मैंने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि एक एटम के लिए वैल्यू दिया था यहां पर। ये बात आपको समझ में आ जाएगा। मींस आयोनाइजेशन एनर्जी एंड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन न्यूमेरिकली डिफरेंट है, बट कंसेप्चुअली दोनों के मतलब एक ही है। कोई दिक्कत तो नहीं, ये बात आप समझ जाओगे यहां पर। देखो ध्यान से, यहां पर नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, या हम कहें आयोनाइजेशन एनर्जी। कंसेप्चुअली दोनों एक ही हैं, बट न्यूमेरिकली वाइज दोनों अलग क्यों हो जाते हैं, क्योंकि एंथैल्पी हमेशा एक मोल के लिए पढ़ा जाता है। एंथैल्पी इज स्टडीड फॉर 1 मोल। कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक है बात क्लियर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, डिफरेंट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए हम बात करें यहां पर, तो मैंने एक आपको कॉमन बता दिया था, पहला इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा कि उसी में से दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा ये, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं चाहता कि उसके इलेक्ट्रॉन कोई लेके जाए। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। अब नेक्स्ट आप ध्यान से देखो, और यदि हम कहना चाहें और कौन कौन से यहां पर फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते होंगे। क्लियर, तो ध्यान से देखो, जैसे यदि आपने कहा, अब यहां पर यदि हम कहना चाहें फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, मींस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करते होंगे। तो पहला फैक्टर आप देखो, पहला फैक्टर मैंने कहा, यदि न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियर चार्ज क्या था, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन यदि बहुत ज्यादा है तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को जल्दी नहीं जाने देगा, ये न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को नहीं जाने देगा। यहां पर न्यूक्लियर चार्ज यदि ज्यादा है, न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। न्यूक्लियर चार्ज मतलब क्या है, न्यूक्लियस
और इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, उनके बीच का अट्रैक्शन, यदि बहुत ज्यादा अट्रैक्शन होगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना डिफिकल्ट होगा। ये मींस न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा होगी। यहां पर कोई दिक्कत तो नहीं। अब मैंने कहा दूसरा फैक्टर, मैंने कहा यदि साइज की बात करें, यदि किसी एटम, मान के न्यूक्लियस यहां पर है, इलेक्ट्रॉन यहां पर है, साइज ज्यादा है, तो इस न्यूक्लियस का होल्ड इस इलेक्ट्रॉन पर उतना नहीं होगा। क्लियर? ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को उतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा होगा यहां पर, तो क्या होगा, साइज ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा। या हम ऐसे कहें साइज यदि ज्यादा है तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, कम। क्लियर? मींस न्यूक्लियर चार्ज क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। यदि ये न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा तो ये पास पास में आ जाएंगे, तो साइज कम रह गया। क्लियर बात नहीं? मींस यदि हम कहना चाहें साइज यदि ज्यादा होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगा। तो हम कह सकते हैं कि साइज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ध्यान से देखो, यहां पर हम कैसे बोलते हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है तो साइज क्या होगा, कम। इसको हम कैसे पढ़ लेते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। ऐसे इस टाइप से लिखा तो मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर ये ज्यादा तो ये भी ज्यादा, ये ज्यादा तो ये कम, यहां पर इनवर्सली रिलेटेड है यहां पर, ठीक है ना। ये अब हम कहना चाहें, मान के चलो स्क्रीनिंग इफेक्ट, यदि स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता था, इट इज अपोजिशन क्रिएटेड बाय इनर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। मींस न्यूक्लियस, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पर, बीच में बहुत से इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं यहां पर। स्क्रीनिंग इफेक्ट यदि ज्यादा होगा तो साइज बढ़ जाएगा, साइज बढ़ जाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम। मींस उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें कम एनर्जी लगानी पड़ेगी। मींस हम कह सकते हैं यहां पर हायर द स्क्रीनिंग इफेक्ट लेसर विल बी न्यूक्लियर चार्ज, हायर विल बी साइज, हेंस लेसर विल बी आयोनाइजेशन एनर्जी। स्क्रीनिंग इफेक्ट ज्यादा है तो साइज ज्यादा होगा, साइज ज्यादा होगा मतलब न्यूक्लियर चार्ज कम होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी भी कम होगा यहां पर। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी। कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर, समझना ध्यान से यहां पर है। अब यदि हम और कहना चाहें यहां पर तो क्या, एक हम यहां पर फैक्टर देखना चाहें, पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन इफेक्ट या पेनिट्रेशन पावर, इसको बहुत ध्यान से समझना यहां पर। इसके चलते एक्सेप्शन क्रिएट होते हैं यहां पर, इसके चलते एक्सेप्शन बनते हैं यहां पर। आयोनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन क्रिएट होते हैं। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या, जो न्यूक्लियस के पास में है, न्यूक्लियस उन इलेक्ट्रॉन्स को बहुत होल्ड रखता है। न्यूक्लियस का होल्ड सबसे ज्यादा कौन से इलेक्ट्रॉन्स पर होगा, जो न्यूक्लियस के पास में है। दिस इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन पावर। पेनिट्रेशन पावर सिंपली मीन्स होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ऑन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास में हैं उन पर न्यूक्लियस का होल्ड सबसे ज्यादा होगा, मींस उन पर पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होगी और उन इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। बात आप समझ रहे, कोई दिक्कत तो नहीं यहां पर। पेनिट्रेशन पावर, जैसे देखो ध्यान से यहां पर, जैसे हम सेल्स लिखते हैं SPDF, सबसे पहले S आता है, फिर आता है P, फिर आता है D, फिर आता है F। मैंने आपको लिखवाया था 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, फिर 3D, क्लियर, फिर 4P, 5S, फिर आया था 4F। मींस 4F बाद में आता है। सबसे न्यूक्लियस के पास में कौन है तो S है,
मीन्स S ग्रेटर देन P ग्रेटर देन D ग्रेटर देन F। लेकिन इनके ऑर्बिट सिमिलर होना चाहिए। यहां पर ऑर्बिट जो है वो सिमिलर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन्स आप निकाल रहे हैं यहां पर, तो 2s 2p, यहां पर 2s है और 2p है। इलेक्ट्रॉन निकालना किसमें से डिफिकल्ट होगा? 2s में से। क्यों? क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास में है। मींस इलेक्ट्रॉन मान के चलो मैंने कहा 2s में है और इलेक्ट्रॉन 2p में है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन 2s में है, एक वाले केस में इलेक्ट्रॉन 2p में है, तो कौन सा इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा? ये 2s वाला। क्यों? क्योंकि ये न्यूक्लियस के सबसे पास में है। तो यहां पर ये ऑर्बिट जो है, शेल्स भी इक्वल होना चाहिए। यहां पर कंपैरिजन तभी माना जाएगा, कंपैरिजन तभी माना जाएगा। यदि हम यहां पे लिख दें 3s, यहां पे 2p, तो लेकिन हमने तो पढ़ा था s में ज्यादा होता है p में कम, गलत हो जाएगा। कंपैरिजन प्रॉपर होना चाहिए। यहां पे सेल्स भी इक्वल रहना चाहिए यहां पर, तभी हम कंपेयर कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा सेकंड ऑर्बिट है 2s, सेकंड ऑर्बिट में 2p, तो न्यूक्लियस के पास में कौन है? 2s ज्यादा पास में है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा। यहां पर एक एग्जांपल देते हैं आपको, देखो ध्यान से। यहां पर एक एग्जांपल यदि हम लिखना चाहें तो मान के चलो मैंने कहा बेरिलियम, एक मैंने बेरिलियम का एग्जांपल दिया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, ठीक है ना। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताओ, 1s2 2s2। देखो 4 इलेक्ट्रॉन हो गए यहां पर। तो आप इलेक्ट्रॉन कहां से निकालोगे? यहां से इलेक्ट्रॉन निकालोगे आप। अब मैंने इसी टाइप से लिख दिया बोरॉन, बोरॉन का 5 एटॉमिक नंबर, तो मैंने कहा 1s2 2s2 2p1। देखो 5 हो गए, 2 4 5। बोरॉन वाले केस में इलेक्ट्रॉन कहां से निकाल रहे हैं आप? p में से निकाल रहे हैं। p कौन सा वाला? सेकंड ऑर्बिट वाला। यहां पे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं s में से, कौन सा ऑर्बिट वाला? सेकंड वाला। तो आप देखो ध्यान से, कहां पर एनर्जी ज्यादा लगेगा? ये इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है कि इस इलेक्ट्रॉन को निकालना डिफिकल्ट है? पेनिट्रेशन पावर देखो, पेनिट्रेशन पावर मींस जो न्यूक्लियस के सबसे पास में है उसका पेनिट्रेशन पावर सबसे ज्यादा होता है, वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होता है। क्लियर? तो देखो 2s से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है इन कंपैरिजन टू 2p, because the penetration power of 2s is more than 2p। इसीलिए ये एक्सेप्शन भी क्रिएट हो जाता है। पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट यदि हम जाएं, लेफ्ट टू राइट, एक पॉइंट हम यहां पे लिख देते हैं, यदि लेफ्ट टू राइट यदि हम जाएं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट, तो हम कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है, इंक्रीजेस। यदि आप पीरियोडिक टेबल में ऐसे जाते हो लेफ्ट टू राइट तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता है। यदि हम टॉप टू बॉटम जाएं, टॉप टू बॉटम यदि हम जाएं पीरियोडिक टेबल में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी या एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन डिक्रीजेस। पॉइंट आप ध्यान से देखो, बट एक्सेप्शन यहां पर देखो। यदि हम यहां पर लिखना चाहें, जैसे लेफ्ट टू राइट मैंने क्या लिखा, देखना ध्यान से। जैसे मैंने कहा लिथियम, इसका एटॉमिक 3 यहां पर पूरा हम लिख दे रहा हूं, लिथियम, बेरिलियम, फिर यहां पे बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, एक नियोन। ये मैंने एक सीरीज लिख दी यहां पर। लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ता जाएगा, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस, ये हम बोलते हैं। बट इसमें कुछ एक्सेप्शन भी आ जाते हैं, उनको हमें स्पेशली ध्यान में रखना होगा, स्पेशली ध्यान में रखना होगा। बात आपको समझ में आ रहा है? मींस ये जो फैमिली है, यहां पर इन फैमिली के बीच में यहां पर एक्सेप्शंस आए हुए हैं, इनके बीच में एक्सेप्शन आए हुए हैं। बोरॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए था,
बोरोन का आयोनाइजेशन एनर्जी बेरिलियम से ज्यादा होना चाहिए था, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जनरली इंक्रीजेस। क्लियर? बट एक एक्सेप्शन क्रिएट हुआ यहाँ पर। कोई पूछे बेरिलियम का आयोनाइजेशन एनर्जी बोरोन से ज्यादा हो गया, क्यों? बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन पावर, बिकॉज ऑफ इट्स पेनिट्रेशन पावर। ऐसे ही अब नीचे एक एग्जांपल और लिख दें, बेरिलियम के नीचे है मैग्नीशियम, बोरोन के नीचे है एल्यूमिनियम। अब इनमें भी कोई पूछ ले यहां पर तो क्या लिखोगे बताओ? मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम से ज्यादा होना चाहिए था, मींस इसका आयोनाइजेशन एनर्जी इससे ज्यादा होना चाहिए था। बट हुआ क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मैग्नीशियम इज ग्रेटर देन एल्यूमिनियम। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स पेनिट्रेशन पावर, बिकॉज ऑफ इट्स पेनिट्रेशन पावर। मींस मैग्नीशियम का आयोनाइजेशन एनर्जी एल्यूमिनियम से ज्यादा हो गया, ये एक्सेप्शन है, बिकॉज ऑफ पेनिट्रेशन पावर। बात समझ में आ जाएगा? पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्लियर होगा क्या? पेनिट्रेशन पावर सिंपली मींस जो न्यूक्लियस के पास में है उस पर न्यूक्लियस का होल्ड ज्यादा है और वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। दिस इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन पावर। तो पेनिट्रेशन पावर एस का सबसे ज्यादा, देन पी, देन डी, देन एफ। लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन सेल्स इक्वल है, यहाँ पर सेल्स कम ज्यादा नहीं। यहाँ पे क्या आप 3s कहो, यहाँ पे 2p। अब आपका sp तो है ना यहाँ पर, तो नहीं चलेगा। यहाँ पर ऑर्बिट सिमिलर होना चाहिए, यहाँ पर सेल्स इक्वल ऑर्बिट में होना चाहिए, इक्वल सेल होना चाहिए, तभी कंपैरिजन होगा। ठीक है ना? एक और पॉइंट आप समझो यहाँ पर, इनके चलते भी एक्सेप्शन यहाँ पर ABCD यहाँ तक हो गया था। अब हम ये हटा देते हैं यहाँ पर, अगला फैक्टर हम ऊपर ही लिखते हैं यहाँ पर। इनका ज्यादा खास मतलब भी नहीं था, सिंपल बातें थी। अब अगला बात और देखो, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख दिया हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स, या हम कहें सब सेल्स। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स और हम कहें सब सेल। बहुत ध्यान से समझना आप इस पॉइंट को। यहां पर अब इस पॉइंट को और आप समझो ध्यान से। यहां पर हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड ऑर्बिटल या सब सेल, ये बात बेसिकली हम कहां पर देखते हैं? ये पी, डी और एफ के लिए हम जनरली बात करेंगे। पी, डी, एफ के लिए मींस ये जो बात हम करेंगे यहां पर, ये बात होगी पी, डी, एफ। एस के लिए आप पेनिट्रेशन पावर लगाओ। एस हाफ फिल्ड फुली फिल्ड का अंतर नहीं पड़ता यहां पर। हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड बेसिकली यदि हम कहना चाहें तो आप बात करो पी, डी, एफ के लिए। P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल। P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल के लिए आप बात करो। यहां पर S का मतलब नहीं होगा यहां पर। वो क्लियर? S के वाले केस में आप पेनिट्रेशन पावर आप यूज करो। ठीक है ना? ध्यान से देखो, P में कोई पूछे तो ऑर्बिटल कितने हैं? 3, इसमें ऑर्बिटल हैं 5, इसमें हैं 7। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कोई आपसे पूछे तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 6, इसके 10, इसके 14। ये फुली फिल्ड हो गया। ये मतलब क्या हो गया यहाँ पर? ये फुली फिल्ड है। यहाँ पर फुली फिल्ड FF, देखो ध्यान से, फुली फिल्ड। P में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन? 6, 3 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। D में मैक्सिमम 10, F में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। अब इनके हाफ फील्ड लिखें यहां पर, तो ध्यान से देखो, हाफ फील्ड यदि हम लिखना चाहें हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड आप कैसे लिखोगे? इसका हाफ कितना होता है? 3, इसका हाफ 5, इसका हाफ 7। बड़े ध्यान से आप समझो यहां पर। यदि P सब सेल, D सब सेल, F सब सेल यदि हाफ फील्ड हैं,
हाफ फिल्ड हैं या फिर फुली फिल्ड हैं, तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं। हाफ फिल्ड सबसेल्स, fully filled subcells are considered as more stable. It is due to यदि हम लिखना चाहें because of exchange energy, पहला रीजन हो गया exchange energy, दूसरा सिमेट्री। यहां पर यूनिवर्स का नियम है यदि सिमेट्री होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। एनर्जी का जितना ज्यादा एक्सचेंज होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा। एक्सचेंज जितना ज्यादा उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। क्लियर? सिमेट्री जितनी ज्यादा होगी, यदि सिमेट्री है तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो हाफ फिल्ड, फुली फिल्ड सबसेल्स आर कंसीडर्ड एज मोर स्टेबल because of exchange energy as well as symmetry। फिर से आप स्टेटमेंट आप देखो, half filled subcells and fully filled subcells are considered as more stable. It is due to exchange energy as well as symmetry। अब देखो ध्यान से, इसके चलते भी एक्सेप्शन क्रिएट होता है। इसके चलते भी एक्सेप्शन क्रिएट होता है, उसको आप देखो ध्यान से। यहां पर जैसे ध्यान से देखो, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, जैसे लेफ्ट टू राइट आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेस। मुझे ऑब्जेक्शन यहां पर आ गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। देखना ध्यान से, यहां पर मैंने यहां पे लिखा, देखो नाइट्रोजन, यहां पे लिखा मैंने ऑक्सीजन। देखना ध्यान से यहां पर। अब इसको मैंने एटॉमिक नंबर 7 है, इसका एटॉमिक नंबर 8 है। इसको हम कैसे लिख रहे होते? तो 1s2 2s2 2p3। यहां पर देखो 7 हो गए, 3 + 2 + 2 7। ऑक्सीजन लिखना चाहें तो मैंने कहा 1s2 2s2 2p4। अब देखो ध्यान से, यहां पर नाइट्रोजन देखो ध्यान से, ये नाइट्रोजन वाला केस देखो, ये हाफ फिल्ड है। यहां पर ये हाफ फिल्ड नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है यहां पर। तो हाफ फिल्ड कौन है? हाफ फिल्ड है नाइट्रोजन, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है यहां पर पी में 4 इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड नहीं यहां पर। क्लियर? तो हम कहना चाहें यदि हमें एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना हो और एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकालना हो, तो कौन सा सिचुएशन में एनर्जी ज्यादा लगाना पड़ेगा? होना चाहिए था कि यदि आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकाला तो यहां पे एनर्जी ज्यादा लगना चाहिए था इन कंपैरिजन टू नाइट्रोजन, क्योंकि हम कहते थे लेफ्ट टू राइट यदि हम जाएं तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ता जाता है यहां पर। क्लियर? बट यहां पर ये एक्सेप्शन क्रिएट हुआ। यहां पर फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी मींस नाइट्रोजन में से एक इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट होगा in comparison to oxygen because nitrogen is half filled। आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, या हम कहें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं यहां पर। एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकालो, एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकालो, तो एनर्जी ज्यादा कहां लगेगा यहां पर? क्लियर? यहां पे एनर्जी ज्यादा लगेगा ये। क्लियर? मीन्स हम कहना चाहें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन। नाइट्रोजन की ग्रेटर देन ऑक्सीजन बट नॉट ग्रेटर देन फ्लोरीन। फ्लोरीन से कम ही रहेगा यहाँ पर। एक्सेप्शन ये यहीं पे आपको देखने को मिलेगा, बस यहाँ पर आगे नहीं जाएगा। यहाँ पर नाइट्रोजन का आयोनाइजेशन एनर्जी, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से बढ़ गया, तो रीजन क्या होगा उसका? बिकॉज नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड। Half filled subcell, fully filled subcells are considered as more stable because of stability parameter। जो ज्यादा स्टेबल होगा उससे इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत डिफिकल्ट होगा। नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन बिल्कुल भी नहीं देते, नोबल गैसेस इलेक्ट्रॉन नहीं देते, उनसे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता, इसीलिए वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर बात नहीं?
मींस नाइट्रोजन का पहला आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, वजह हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। फुली फिल्ड और भी ज्यादा स्टेबल होते हैं देन हाफ फिल्ड, बट यहां पे बात हाफ फिल्ड की हो रही थी यहां पर, तो नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा हो गया, इट इज ड्यू टू हाफ फिल्ड इन नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कैसा है, हाफ फिल्ड है, ज्यादा स्टेबल है, उससे इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है, इसीलिए नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से कम है, बट नाइट्रोजन का फ्लोरीन से कम ही रहेगा यहाँ पर, ये एक्सेप्शन यहीं पे देखने को मिलेगा यहाँ पर। सिमिलरली अब नाइट्रोजन के नीचे फास्फोरस है, ऑक्सीजन के नीचे सल्फर है, क्लियर। अब मैंने यहाँ पे लिख दिया फास्फोरस, इसके नीचे फास्फोरस, इसके नीचे सल्फर। सिमिलर यहाँ पर ये भी हाफ फिल्ड है, इसमें बेसिकली क्या ये हाफ फिल्ड नहीं है यहाँ पर, तो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ फास्फोरस इज ग्रेटर देन सल्फर। ये एक्सेप्शन नीचे भी कंटिन्यू रहेंगे यहाँ पर, ये क्लियर। नाइट्रोजन का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑक्सीजन से ज्यादा है, फास्फोरस का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सल्फर से ज्यादा है, क्लियर। तो मीन्स हम यहाँ पे कह सकते हैं ये हाफ फिल्ड फुली फिल्ड के चलते एक्सेप्शन क्रिएट हो जाते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं बात यहाँ पर। ये पैरामीटर आपको समझ में आ जाएंगे यहाँ पर। आज हमने बेसिकली थोड़ा आयोनाइजेशन एनर्जी पे बात किया है, ये सभी कॉन्सेप्ट अभी हमें और आयोनाइजेशन एनर्जी पे और थोड़ा डिस्कशन रहेगा, ठीक है ना, इस पर हम और थोड़ा सा बात करेंगे यहाँ पर। आयोनाइजेशन एनर्जी हम क्यों पढ़ते हैं, क्या इसके एप्लीकेशंस होते हैं, इन पर भी हम आगे चल के बात करेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग ये सब बातों को बहुत ध्यान से आप समझते जाओ, और खास बात ये है कि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ना सीखो। आप मीन्स कॉन्सेप्ट हम प्रॉपर यदि समझ में आ जाता है तो हम उसको कहीं पर भी अप्लाई करते जाते हैं। अब मैंने बताया था यहाँ पर बेरिलियम बोरॉन का, ये हो सकता है मैंने नहीं बताया, तो अब ये कॉन्सेप्ट यहाँ लगा तो उनके नीचे भी लगेगा, यहाँ पर इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा, इसके नीचे भी लगेगा। यहाँ पर एक्सेप्शन आया तो यहाँ पर ये लगा तो इनके नीचे भी लगेगा, इनके नीचे भी लगेगा, इनके नीचे भी लगेगा यहाँ पर, तो ये अंडरस्टूड है यहाँ पर, क्लियर बात नहीं। तो अभी हम आयोनाइजेशन एनर्जी के फैक्टर्स की बात कर रहे थे। मैंने पहले पेनिट्रेशन पावर वाला देखा और ये हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड वाला देखा। ये दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यदि आपका इस सैटरडे को टेस्ट रहेगा तो उसमें ये पीरियोडिक टेबल के ही क्वेश्चंस आएंगे बस। इस बार जो टेस्ट रहेगा आपका सैटरडे या संडे को जो टेस्ट होगा, क्लियर। अभी आप लोगों का सिलेबस उतना ज्यादा नहीं हुआ है, जैसे मंडे टू फ्राइडे आपका अभी लेक्चर चलता जाएगा, हो सकता है कभी सैटरडे को टेस्ट आपका ना हो, क्लियर बात नहीं, लेकिन आगे चल के ये शेड्यूल हमेशा ही फिक्स रहता है। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ लेंगे यहाँ पर तो अपने पास कम से कम उसके 3-4 टेस्ट हम कंडक्ट करते हैं, एक चैप्टर पर मिनिमम 3 टेस्ट होते ही हैं, क्लियर। तब तक सैटरडे को टेस्ट चल रहे होते हैं प्रीवियस चैप्टर के, तब तक हमारा नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर उसके टेस्ट होने लगते हैं, क्लियर। तो अभी आप जो है टेस्ट देने का जो सिस्टम है, कैसे टेस्ट दिए जाते हैं, तो अभी आप सीखो। मार्क्स का भी एकदम कोई हेडेक नहीं है, मार्क्स का ज्यादा हेडेक आप मत दो, ठीक है ना। बस टेस्ट आप दो, और टेस्ट आप बिल्कुल ईमानदारी से आपको टेस्ट देना है, जिससे कि मुझे एक आइडिया लगे कौन बच्चा किस लेवल से पढ़ता है, क्लियर बात नहीं। तो कल के लेक्चर में हम इसी के आगे हम जस्ट कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर, मींस हाफ फील्ड फुली फील्ड के बाद आगे ही हम बात करेंगे। ये फैक्टर आप स्पेशली ध्यान में रखो, जब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाओगे तो उनमें एक कॉमन क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, क्लियर बेटा है। ओके, थैंक यू।